नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस नई कक्षा में। कक्षा 10 संस्कृत भाषा को लेकर हम शुरू करने वाले हैं। हमारी संस्कृत की बुक जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है और आज हमने उसका श्री गणेश कर दिया है। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, संस्कृत भाषा की विषय सूची को देखने वाले हैं। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की अन्य भाषाओं यानी अनेक भाषाओं की जननी कहलाती है। संस्कृत भाषा वैदिक भाषा कहलाती है, संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है और संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहलाती है। इसके साथ देखिए, संस्कृत भाषा का जो प्रादुर्भाव है बहुत ही बहुत पुराने समय में हुआ था। जो मानव शुरू हुआ था, जो मानव जाति शुरू हुई थी, उसके बाद देवताओं कहते हैं यहाँ पर देवताओं का वास था और देव जो थे वो आपस में संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे, इसीलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि संस्कृत भाषा दो प्रकार की होती है, एक वैदिक भाषा होती है, एक लौकिक भाषा होती है। अब वैदिक संस्कृत वेद, पुराण या उपनिषद इनमें लिखी जाती है और जो आज हम साधारण तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर कहीं हद तक, जैसे जो लोग ब्राह्मण समुदाय में या ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जहाँ पर मंत्रोच्चारण होता है या फिर उनका जो पाठ सिखाया जाता है, उसमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र होते हैं। उसके बाद लौकिक जो संस्कृत है वो हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, वो लौकिक संस्कृत होती है। लौकिक संस्कृत का मतलब होता है लोगों की संस्कृत यानी कि जन समुदाय के आपस में जो वार्तालाप किया जाता था, उस वार्तालाप की संस्कृत है वो हम पढ़ते हैं। तो उसी संस्कृत का आज हम छोटा सा ज्ञान ग्रहण करेंगे, छोटा सा इंडेक्स देखेंगे कि हमें क्या क्या और कितना पढ़ना है। यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत में क्या सिलेबस है। अब बच्चों एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी को कि जो हम यहाँ पर सिलेबस लेकर आए हैं, उसके अतिरिक्त या फिर उसमें से कुछ कटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैम इसमें से ये हमारा रिड्यूस हो गया यानी हट गया है और मैम इसमें ये वाला जुड़ा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारा इंडेक्स इस प्रकार का है। देखिए कि सबसे पहले हमारा है खंड क में। देखिए हमें गद्य पढ़ना है और पद्य पढ़ना है और आशुपाठ पढ़ने हैं। गद्य की बात करते हैं तो हम यहाँ पर संस्कृत गद्य भारती की बात करते हैं। गद्य में हमें क्या पढ़ना है, संस्कृत गद्य भारती और संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि। संस्कृत साहित्य भी पढ़ेंगे कि संस्कृत साहित्य किस प्रकार का है। उसके बाद यहाँ पर वैदिक मंगलाचरण। अब मंगलाचरण का मतलब यह होता है कि वैदिक साहित्य से लिया गया है, वैदिक मंत्रोच्चार का एक मंगलम दिया गया है, मंगलाचरण दिया गया है कि हमारी जो ये यात्रा है संस्कृत की वो बहुत अच्छे से हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। इसके लिए एक मंगलाचरण यानी कि शुभ संकेत स्वरूप थोड़े से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया गया है। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है हमारा संस्कृत गद्य भारती। तो यहां हम लिखेंगे संस्कृत गद्य भारती। ठीक है, तो संस्कृत गद्य भारती में हमें देखिए बच्चों क्या क्या पढ़ना है। पहला पाठ है हमारा कवि कुल गुरु कालिदास जी, इन्हें पढ़ना है। नंबर 2 का पाठ है हमारा उद्भिज परिषद। उसके बाद नंबर 3 है नैतिक मूल्यानि। नंबर 4 है हमारा विश्व कवि रविंद्र और नंबर 5 है हमारा कार्य व साध्ययम देहम व पातीयम। इस प्रकार से ये 5 पाठ इसमें बताए हैं। तो यहाँ तक देखिए बच्चों हमारा हो गया है। अब देखिए यहाँ बच्चों नंबर 6 का जो पाठ है आदि शंकराचार्य के बारे में लिखा गया है कि आदि शंकराचार्य किस प्रकार के, कौन थे ये। आदि शंकराचार्य महर्षि थे और महर्षि ये किस प्रकार का व्यक्तित्व था, उनका पूरा परिचय यहाँ पर दिया गया है। नंबर 7 का पाठ है हमारा संस्कृत भाषा या गौरव। संस्कृत भाषा के गौरव की बात बताई है कि संस्कृत भाषा का जो गौरव है, ये जो उच्च शिखर पर पहुंच चुकी है, वेदों की भाषा है, देववाणी है, ये कैसी है, इसकी बात सारी यहाँ पर संस्कृत भाषा में बताई है। अष्टम पाठ हमारा है मदन मोहन मालवीय जी। सभी जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी कौन थे, उनके बारे में पूरा परिचय बताया गया है। नवम पाठ है हमारा जीवनम निहितम वने, यानी कि वन में किस प्रकार का जीवन है, यानी कि वन में ही जीवन निहित होता है, वन से ही जीवन हमें प्राप्त होता है, ये सारी बात इसमें बताई है। दशम पाठ है हमारा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया है, उनका पूरा परिचय बताया है। उन्होंने जीवन या देश के लिए क्या योगदान दिया था, एक सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने क्या क्या कार्य किया था, ये सारी चीजें इसमें बताई है लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। एकादश पाठ है हमारा गुरु नानक देव।
सिखों के गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में ये शिक्षाप्रद पाठ दिया गया है। द्वादश यानी 12वां पाठ है हमारा दीन बंधु ज्योतिबा फुले। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए जो भी कार्य किए हैं ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए हैं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे ही महान विभूति और समाज सुधारक के या फिर स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रणेता के रूप में हम ज्योतिबा फुले के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा यानी कि 12 पाठ तक हमारे संस्कृत गद्य भारती में कितने पाठ है? 12 पाठ है। कौन कौन से है फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास, श्रेष्ठ कवियों के कवि यानी कि कवियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले कालिदास जी का यहाँ परिचय दिया गया है। उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यानि यानी नैतिक मूल्य क्या होते हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज क्या होती है, ये चीज बताई है। चौथे पार्ट में है विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बताया है कि विश्व कवि किस प्रकार से बने हैं वे। पंचम पार्ट में कार्य व साध्यम देह व पायतम, ठीक है, पातयम, इस प्रकार से ये पाठ दिया गया है। तो 5 पाठ ये हो गए हैं हमारे। आगे देखिए, छठा पाठ है आदि शंकराचार्य, 7वां पाठ है हमारा संस्कृत भाषा या गौरवम, 8वां पाठ है हमारा मदन मोहन मालवीय, 9वां पाठ है हमारा जीवनम निहितम वने, 10वां पाठ है हमारा लोकमान्य तिलक, 11 पाठ यानी 11वां पाठ है हमारा गुरु नानक देव जी के लिए, और 12वां पाठ यानी संस्कृत गद्य भारती में अंतिम पाठ है हमारा दीन बंधु ज्योतिबा फुले। अब आते हैं हम यहाँ पद की तरफ। तो संस्कृत पद पीयूषम, याद रखिएगा आप, क्या नाम है? जो गद्य लिखा गया है वो संस्कृत गद्य भारती नाम है और जो पद के चैप्टर है वो संस्कृत पद पीयूषम कहे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए संस्कृत पद पीयूषम में टोटल हमारे 8 पाठ है, उसके बाद परिशिष्ट दिया गया है। तो 8 पाठ हमारे किस प्रकार से है कि प्रथम पाठ हमारा है लक्ष्य वेद परीक्षा, कि लक्ष्य को भेदने वाली परीक्षा है, ठीक है, उस पे पदात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। द्वितीय पाठ है हमारा वृक्षाणाम चेतनत्व। नंबर 3 का पाठ है हमारा सुक्ति सुधा। नंबर 4 यानी चतुर्थ पाठ है हमारा शांति सौख्यम। नंबर 5 यानी पंचम पाठ है हमारा विद्यार्थीचर्या। षष्ठ पाठ है हमारा गीता अमृतम। तो कौन कौन से हो गए? लक्ष्य वेद परीक्षा, वृक्षाणाम चेतनत्वम, सुक्ति सुधा, शांति सौख्यम, विद्यार्थीचर्या, गीता अमृतम। आगे चलते हैं हम पाठ नंबर 7 पर यानी सप्तम पाठ पर, जिव्यात भारतवर्षम, जिव्यात भारतवर्षम। और अष्टम यानी अंतिम पाठ है हमारा मदन मोहन मालवीय जी। अब देखिए मदन मोहन मालवीय जी यहाँ भी आ गए हैं। परिशिष्ट की बात करें तो अन्वय एवं टिप्पणियां। अन्वय क्या होता है कि मान लीजिए कोई पदात्मक शैली में एक श्लोक लिखा गया है, ठीक है, पूरा 2 लाइन का श्लोक लिखा गया है। अब 2 लाइन के श्लोक को हमें अन्वय करना है यानी कि टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े करके उसे सरल भाषा में बनाना है, जो श्लोक के रूप में लिखा गया है उसे अन्वय यानी टुकड़े करके और सरल भाषा में उसको बनाना है। उसके बाद आती है टिप्पणी। और टिप्पणी क्या होती है कि जिस पद के बारे में, जिस श्लोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक टिप्पणी लिखी जाए कि श्लोक में क्या लिखा गया है। तो ये हो गए अन्वय और टिप्पणियाँ। हो गया, आपको सभी को समझ में आ गया कि संस्कृत गद्य भारती क्या है और संस्कृत पद पीयूषम क्या है। संस्कृत गद्य भारती में हमारे 12 चैप्टर है और संस्कृत पद पीयूषम में हमारे टोटल 8 चैप्टर है। इनके अलावा और होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे चलते हैं हम। अब आते संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। अब कथा भी है और नाटक भी है, यानी कि कहानियां भी है, इसके अंदर कहानी भी है और नाटक भी है। नाटक समझते सभी, तो नाटक और कहानी दोनों का सम्मिश्रण दिया गया है। तो इसमें देखिए कौमुदी, ये भी एक आपकी बुक है, तो उसी बुक में ही आपका इंडेक्स दिया गया है, उसका नाम रखा गया संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। तो पहली कौन सी हो गई हमारी? संस्कृत गद्य भारती। नंबर 2 कौन सी हो गई हमारी? संस्कृत पद पीयूषम। नंबर 3 कौन सी हो गई हमारी? संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टोटल 7 चैप्टर है इसमें। तो 7 चैप्टर में पहला पाठ कौन सा है? प्रथम पाठ महात्मनम स्मरणानि, यानी महात्माओं को स्मरण करना। ठीक है, तो कैसे स्मरण करना है ये देखना है। द्वितीय पाठ है हमारा कारुणिको जीवोत्माहन।
जीवुतवाहन की बहुत ही एक विशेषता बताई गई है कि जीवुतवाहन एक ऐसे राजा थे जिनके वंशज कल्पवृक्ष की पूजा करते थे और कई महीनों तक, अब जब आप पढ़ेंगे तब बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी इनके द्वारा। कल्पवृक्ष नाम का एक चैप्टर है, वो भी बहुत अच्छा लगता है कि जीवुतवाहन नाम के एक राजा थे। उन्होंने कल्पवृक्ष से अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए सुख और संपदा का आह्वान किया, यानी कि सभी सुख रहे, कोई गरीब न रहे, शासन का संचालन बहुत अच्छी तरह से रहे, ऐसा आशीर्वाद, यानी कल्पवृक्ष सब कुछ अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने राज्य में स्थित लगे हुए वंश परंपरा से लगे हुए उस कल्पवृक्ष से अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए सुख शांति का आह्वान किया था, यानी कि मांगा था उनसे। आगे देखिए, तृतीय पाठ है हमारे धैर्य धना ही साधव, यानी कि धैर्य ही धन है, एक तरह का धैर्य ही धन को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है। चतुर्थ पाठ है हमारा येतु को पापल संच। ठीक है। पंचम पाठ है हमारा भोजस्य शल्य चिकित्सा। षष्ठ पाठ है हमारा ज्ञानम पुत्रतरम सदा। सप्तम पाठ यानी अंतिम पाठ है हमारा वयम भारतीय, कि हम भारतीय है। उसके बाद यहाँ पे परिशिष्ट में टिप्पणियाँ आ जाती है कि इन सब की टिप्पणी आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और जो संस्कृत इतनी कठिन भाषा हो गई है, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, पहले भी जब मैंने पढ़ाया था तो यही कि संस्कृत जो आपकी कठिन हो गई है, वो कठिन भाषा इतनी सरल हो जाएगी, इतनी सरल हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते कि संस्कृत कठिन है ही नहीं। जब समझ लेते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे चुटकियों में याद होती है, चुटकियों में समझ में आती है। आपको वाक्य निर्माण सिखाया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा कैसे आपको संस्कृत को पढ़ना है। आगे चलते हैं, देखिए बच्चों, अब आता है हमारा खंड क। अब खंड क में खंड ख, खंड क में देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने संस्कृत गद्य भारती में 12 चैप्टर देखे, संस्कृत पद्य पीयूषम में हमने 8 चैप्टर देखे, और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में हमने 7 चैप्टर देखे। तो ये सारे देख लिए हैं। अब आते हैं, हमारा दूसरा खंड आता है खंड ख। और खंड क्या, ख क्या है, हमारा व्याकरण है, अनुवाद है और रचना है। यानी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हमें वाक्यों का अनुवाद कैसे करना है, उसके बाद में रचनात्मक कार्य हमें क्या क्या करने हैं जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, देखिए पहला है हमारा प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्याहार वर्ण होते हैं, 14 प्रत्याहार वर्ण होते हैं, उनका परिचय बताना है, उनका परिचय जानेंगे। और जितने भी वर्ण हैं, स्वर है या व्यंजन है, जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान समझते हो कि हमारे मुख के किस स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, वो क्या होता है, उच्चारण स्थान। तो ये बहुत ही आसान तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि हमें हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखिए, नंबर 2 है हमारा संधि ज्ञानम। अब संधि ज्ञानम में आपके है हल संधि और विसर्ग संधि। हल होती है व्यंजन, यानी कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए बच्चों, एक संधि और होती है जिसे अच संधि या स्वर्ग संधि बोलते हैं। तो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ना हम स्वर संधि छोड़ेंगे, ना हम हल संधि छोड़ेंगे, ना विसर्ग संधि। हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है। आगे देखिए, नंबर 3 आता है हमारा समास परिचय। अब समास में आपके यहाँ पे अव्यय भाव, द्विगु और बहुब्रीहि समास है, यानी कि समास 4 होते हैं, 4 में से यहाँ 3 दिए गए हैं। हम एक समास और पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्पुरुष समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, द्वंद्व और कर्मधारय समास। तो ये सारे द्विगु और कर्मधारय समास हमारे रह गए हैं, द्विगु दे दिया है, द्वंद्व और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा द्वंद्व भी आ गया और यहाँ कर्मधारय समास, ये भी पढ़ेंगे। हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, चाहे आपके सिलेबस में इतना ही आता है, लेकिन हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखिए, नंबर 4 पर है कारक एवं विभक्ति परिचय। बिल्कुल, विभक्तियों को जानने के लिए कारक का जानना जरूरी है, और बिना कारक क्या विभक्ति नहीं जान सकते हैं। यानी कि कर्ता है वो किस स्थिति का है और क्या कर रहा है, तो इसका परिचय हम समझ ही नहीं सकते बिना कारक के। तो इसका भी पूरा परिचय हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य जानते हैं क्या होता है बेटा? वाच्य होता है, हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉइस,
ठीक है, यानी कि बोलना। कहने का तरीका जब हम चेंज कर देते हैं उसे वाच्य बोलते हैं। और वाच्य परिवर्तन में हम सब कुछ पढ़ेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, सारा कुछ। कर्तवाच्य से भाव कैसे बनेगा, कर्तवाच्य से कर्म कैसे बनेगा और भाव से कर्तवाच्य कैसे बनेगा, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारा आता है अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में कैसे ट्रांसलेशन करना है। और ये कब होगा? जब हम वाक्य निर्माण करना सीख जाएंगे। जब हम वाक्य निर्माण करना सीख जाएंगे तभी हम अनुवाद भी कर सकते हैं, अन्यथा हम अनुवाद नहीं कर सकते। क्यों? हमें पता ही नहीं है कि विभक्ति कहाँ लगेगी, धातु कहाँ लगेगी, अवयव कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या होगा, हमें पता ही नहीं है। सेंटेंस को जमाना ही नहीं आएगा, वर्ड्स को जमाना यानी शब्दों को जमाना ही नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? धातु को कहाँ जमाना है, विभक्ति को कहाँ जमाना, पता ही नहीं है। तो ये सब सीखेंगे, यानी कि वाक्य निर्माण और अनुवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। तो इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए यहां मैं वाक्य निर्माण भी लिख लेती हूं। ठीक है, वाक्य निर्माण, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि हमें यहां क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में देखिए आपके कौन कौन से हैं? कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, कित्तिन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय। उसके बाद आता है तुमुन, मतोप, ठक, त्वा, तल, टाप, अनियर और इनमें से हम अब देखिए प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब इनमें से सबसे पहले हम इनका विभाजन करेंगे कि कौन कौन से कृदंत प्रत्यय है, कौन कौन से तद्धित प्रत्यय है और कौन कौन से स्त्री प्रत्यय है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कृदंत में क्या होता है, तद्धित में क्या होता है और स्त्री में क्या होता है। तो बहुत आसान हो जाएगा, सब कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है डिटेल में पढ़ लिया और सब कुछ हौच पौच हो गया, वो वाला नहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा शब्द रूप। अब शब्द रूप क्या होती है? विभक्तियां, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये क्या होते हैं? शब्द रूप होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे बोलना है, किस तरह से याद करना है, उसके लिए थोड़ा आपको याद करना होगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। संस्कृत में कई चीजें होती है जो थोड़ी रटनी पड़ती है। जैसे मैं विरोध करती हूँ कि रटन विद्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन संस्कृत में है कुछ ऐसे शब्द जैसे शब्द रूप और धातु रूप, उनको थोड़ा सा रटना पड़ता है। समझ जाओ, उसके बाद दूसरा रूप आप वैसा ही बना पाओगे, लेकिन एक एक रूप तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम धातु रूप। तो ये भी हम कर लेंगे, 5 लकारों के रूप में कर लेंगे, आत्मनेपदी, परस्मैपदी दोनों धातुओं के रूप में करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 10 का जो टॉपिक है हमारा संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग। मान लीजिए ले लिया है श्व, और इस श्व से आपको एक सेंटेंस बनाना है। श्व का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि श्व से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो ऐसे ही संस्कृत पदों का, पद यानी शब्द, संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये भी हम समझाएंगे। उसके बाद आता है संस्कृत वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि कब होगी? जब हमें वाक्य निर्माण आएगा। वाक्य शुद्धि कब होगी? जब हमें वाक्य निर्माण आएगा, तभी हम वाक्य को शुद्ध कर पाएंगे। क्योंकि निर्माण यानी जब हमें वाक्य बनाना आएगा, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कमी क्या है, क्या चीज आनी थी और क्या चीज नहीं आई है, तभी पता चलेगा ना। और उसके बाद फिर हम इसको शुद्ध कर सकेंगे। तो संस्कृत वाक्य की अशुद्धि को वाक्य निर्माण के साथ में ही हम शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारा नंबर 12 का यानी अंतिम जो टॉपिक है वो है संस्कृत निबंध। ये हमारी रचना के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? रचना के अंतर्गत आता है, यानी निर्माण करना है। अब हमें देखिए जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियमों के ऊपर हमें निबंध लेखन सीखना है। अब हो सकता है आपके 10 वाक्य आ जाए, एक पैरा में आए यानी अनुच्छेद में लिखा जाता हो, तो हम कम से कम 20 वाक्य याद करें ताकि हम एक अनुच्छेद बना सकते हैं आसानी से। 100 शब्दों का या 80 शब्दों का ऐसा अनुच्छेद तो होना ही चाहिए एक निबंध रचना में, क्योंकि उसके मार्क्स भी इसी तरह से डिवाइड होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पूरी तरीके से आज हमारा इंडेक्स देख लिया है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि मैम इसमें से कुछ रह गया है या कुछ हमारा अभी सिलेबस कट गया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर
कुछ रह गया है तो हमें वो लेना बहुत ज़रूरी है, और कट गया है और अगर हम पढ़ा रहे हैं व्याकरण को छोड़ के, बेटा व्याकरण को छोड़कर, और गद्य भारती में या पद्य पीयूषम में या नाटक कौमुदी में, कथा नाटक कौमुदी में, इन तीनों में से भी कोई हम पढ़ा रहे हैं तो वो फिर हमारे लिए समय की बर्बादी होगी। तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए, और फिर हमें जल्दी से ये सारा धीरे धीरे फटाफट पूरा करना है। और आप लोग भी इसी के साथ रहिएगा, बैकलॉग में नहीं जाना है, आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, हमारा क्या क्या हुआ है हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें क्या संस्कृत गद्य भारती में पढ़ना है, उससे पहले हमें थोड़ी सी संस्कृत साहित्य पर एक नज़र डालनी है कि संस्कृत साहित्य होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में वैदिक मंगलाचरण जो करना है वो हम कर लेंगे, उसका अनुवाद देख लेंगे कि वैदिक मंगलाचरण में आपकी बुक में क्या दिया गया है। उसके बाद ये सारे चैप्टर जो संस्कृत गद्य भारती के हैं वो सारे हमें करने, टोटल हमारे 12 चैप्टर है। उसके बाद आता है संस्कृत पद्य पीयूषम। तो संस्कृत पद्य पीयूषम में टोटल हमारे 8 चैप्टर है। इन 8 चैप्टर को करने के बाद में अन्वय और टिप्पणियां भी करनी है साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, और इसमें हमारे टोटल 7 चैप्टर है और उसके बाद टिप्पणियां हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा खंड ख, जिसमें व्याकरण, अनुवाद और रचना तीनों आते हैं। तो व्याकरण के सारे चीज़ें करेंगे, अनुवाद भी करेंगे और रचना में निबंध भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी प्रार्थना पत्र भी आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसमें आपके सिलेबस में नहीं मिला है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम प्रार्थना पत्र है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा इंडेक्स हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब सभी को समझ में आया होगा किस तरह से हमें क्या पढ़ना है, और इसी लिंक के साथ, इसी तरीके से धारा प्रवाह रूप में हम ये सारा सिलेबस फटाफट और बहुत अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप और हम मिलकर ही पढ़ सकते हैं, ऐसे अकेले पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। नई क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।